हमारा पर्यावरण। देखिए इन दोनों चैप्टर से आपके TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में 15 से ज़्यादा प्रश्न जो है कि आए थे। इनको सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जैसे डेली हम लोग देखते हैं। और देखिएगा इसमें जो है कि ये जो 13 नंबर वाला का जो चैप्टर है, 13 नंबर वाला जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इससे जो है कि TRE 1 में जो है कि एक ही चैप्टर से 8 प्रश्न पूछे गए थे, ये भी उसमें आपको मिलेंगे। तो ये देखिएगा पहला प्रश्न जो है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 91 नंबर का। देखिए निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। ये जो है कि आपके TRE 1 PRT में प्रश्न पूछा गया था। देखिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सभी क्वेश्चन पेपर फाइनल आंसर की के साथ में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है हमारे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जो है कि ज्वाइन करके क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण के पास जो है कि उच्च ऊर्जा स्तर होती है और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। ये जो है कि आपके क्लास 10th की NCERT में जिसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 है हमारा पर्यावरण, ये जो है कि उसी में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे वायुमंडल के उच्चतर स्तर पराबैंगनी विकिरण प्रभाव के ऑक्सीजन अणुओं से बनती है। और उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण, तो उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ये क्या है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स पराबैंगनी किरण है, ठीक है। तो यही जो है कि प्रश्न देखिएगा, ये जो है कि क्लास 10th की NCERT में चैप्टर नंबर 13 से पूछा गया था। और इसके जो है कि देखिए इन दोनों चैप्टर को हम लोग जो है कि सभी फैक्ट को भी पढ़ेंगे और सभी जो है कि दोनों चैप्टर के MCQs को कंप्लीट करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो देखिएगा ये 95 नंबर का प्रश्न और ये 96 नंबर का प्रश्न, दो प्रश्न लगातार एक ही पेपर में TRE 1 में पूछे गए थे। और पहला प्रश्न आपने 91 नंबर का देखा था, ये जो है कि उसी में पूछा गया था। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है, तो परितंत्र का जो है कि संघटक है इसमें जंतु, जंतु और पादप और सूक्ष्मजीव तीनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इन दोनों को प्रश्नों को हम लोग देखते हैं क्लास 10th की NCERT में जो चैप्टर नंबर 13 है हमारा पर्यावरण, ये जो है कि उसी में से प्रश्न जो है कि आया था। यहाँ पर देखिए शाखान्वित, यहाँ पे देखिए ऊर्जा का प्रवाह जो है कि एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है, तो यहाँ से ये प्रश्न था। और एक और प्रश्न जो है कि पूछा गया था, इसके नीचे जो है कि मैं डाला हूँ, जैसे ही जो चैप्टर नंबर 13 आपका स्टार्ट होगा, देखिए परितंत्र के संघटक, तो परितंत्र के संघटक में देखिए पौधे जो पादप में आते हैं, जंतु और सूक्ष्मजीव, तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न आया था, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों को आपने देखा। और देखिए और भी देखिए TRE 1 में ही ये 98 और 99 नंबर का प्रश्न, देखिए एक ही चैप्टर से इतने सारे प्रश्न, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो है कि कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th की NCERT, चाहे वो आपका 6 to 8 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PRT 1 to 5 का एग्ज़ाम हो। तो देखिएगा ये भी प्रश्न आपके TRE 1 में ही पूछा गया था 98 और 99 नंबर का। देखिए निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो पादप, हिरण और शेर करते हैं ये आहार, जंगल का जो जंगल में जो है कि आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व। और 99 नंबर का जो है कि राइट आंसर क्या है, तो 99 का जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो मृतोपजीवी है ऑप्शन नंबर यहाँ से 99 नंबर का है। तो 99 नंबर का राइट आंसर क्या है, 99 का राइट आंसर यहाँ से बी होगा शायद, यहाँ से देख लीजिएगा। मैं अभी दोनों प्रश्नों को दिखा देता हूँ। और यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन कौन करते हैं, तो पादप, हिरण और यहाँ पे शेर हो जाएगा, या तो बाघ, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से प्रश्न था। और एक और प्रश्न यहाँ से आप जो है कि देख लीजिए, यहाँ से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक अपघटन और यहाँ से जीवाणु, जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवियों, तो ये जो है कि जीवाणु तथा मृत जीव, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल आपका जो है कि राइट आंसर था। तो देखिए जीवाणु भी आपका जो है कि ऑप्शन में था और जो है कि मृतोपजीवी भी ऑप्शन में था।
तो जो है कि यहाँ पे ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने जो है कि इतना प्रश्न देखा था, और भी प्रश्न मैं दिखा देता हूँ। मैं सभी जो है कि प्रश्नों को यहाँ से जो है कि स्क्रीनशॉट लेके जो है कि आया हूँ। यहाँ पे देखिए 101 नंबर का प्रश्न और 102 नंबर का प्रश्न। देखिए ये एक ही क्वेश्चन पेपर में से आपके जो है कि टीआरई 1 में जो है कि एक ही चैप्टर से और एक ही पेपर में जो है कि इतने प्रश्न पूछे गए हैं, और लगातार देखिए 101 नंबर का और 102 नंबर का। देखिए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, तो 1%। इसका भी राइट आंसर सी, और इसका भी राइट आंसर सी। ये दोनों प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 13 जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ से शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल जो है कि कहते हैं। मैं देखिए 101 नंबर का प्रश्न भी यहाँ पर लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए, और एक दिशी वाला यहाँ से पूछा गया था। तो देख सकते हैं एक एक पृष्ठ से जो है कि दो दो तीन तीन प्रश्न यहाँ से आए हैं। और देखिएगा यहाँ से एक और प्रश्न था। देखिए एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए 102 नंबर का प्रश्न भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो टीआरई जो है कि 1 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो आप जो है कि देख पा रहे होंगे, और जो है कि ये देखिए 1% वाला था, यहाँ से 1% वाला। और प्रश्न आपका क्या था, एक बार और जो है कि आपकी संतुष्टि के लिए प्रश्न को दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए यही जो है कि वो प्रश्न था। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से एक ही चैप्टर से लगभग 8 प्रश्नों को आपने देखा। तो बहुत ही बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, एक चैप्टर से एक ही पेपर में 10-10 नंबर का पूछना बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये जो है कि आपके साइंस के भी प्रश्न हैं, और ये जो है कि ईवीएस में भी आते हैं, ठीक है। तो ये साइंस में दिया गया है, लेकिन ये ईवीएस के हैं। तो ईवीएस के लिए भी अगर आप नाइन्थ और 10th का साइंस पढ़ लेते हैं तो आराम से जो है कि आप ईवीएस के भी प्रश्नों को बना पाएंगे। यहाँ से देखिए आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद कौन होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जो है कि प्रथम पोषी पे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, मैं जो है कि 104 नंबर का प्रश्न भी लिखा हूँ। और स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। तो ये जो है कि प्रश्न यहाँ से था। और भी प्रश्न देखिए, ये टीआरई 3.0 पीआरटी री एग्जाम में पूछा गया था, जिसकी जो है कि नियुक्ति वितरण अभी किया गया है, उसी एग्जाम में पूछा गया था। ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या था? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा ये उच्च तरंगदैर्ध्य विकिरणों को अवशोषित करती है। ये देखिए ये वाला प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया था? तो चैप्टर नंबर जो 13 है, जिससे हम लोग अभी तक ऊपर वाले सभी प्रश्न इसी चैप्टर से देखे थे, हमारा पर्यावरण। तो देखिए इसी में जो है कि हमारे पर्यावरण में जो है कि ओजोन गैस के बारे में भी दिया है, ओजोन परत के बारे में। देखिएगा ओजोन परत तथा किस प्रकार अपक्षयित होती है। तो देखिएगा ओजोन एक घातक विष है, परंतु यह वायुमंडल के स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी की विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। तो ये जो है कि आप देख पा रहे होंगे, और यही ऑप्शन में दिया था ये, परंतु वायुमंडल के ऊपरी जो है कि स्तर में पाई जाती है। और यहाँ पे जो है कि ऑप्शन में क्या था कि यहाँ पे मध्य मंडल में पाई जाती है। तो ये भी गलत है। यह वायुमंडल की अस्थायी गैस है, तो बिल्कुल विष गैस है, विषैली गैस है। तो ये जो है कि ये भी गलत है। और यह उच्च तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित करती है। तो ये जो है कि उच्च तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित नहीं करती है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, उच्चतम स्तर विकिरण के ऑक्सीजन बचाती है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विघटित स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनते हैं। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु होकर ओजोन गैस जो है कि बनाते हैं, ठीक है, ओजोन बनाते हैं। तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न आपका जो है कि आया था। मैं देखिए 41 नंबर का प्रश्न भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से ये 76 नंबर का प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 3.0 री एग्जाम में ही पूछा गया था, पीआरटी में ही। तो देख पा रहे होंगे, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम
क्या है। तो 76 का जो है कि राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उत्पाद है। और कीटभक्षी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कीटभक्षी यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे 76 नंबर। देखिए मैं री एग्जाम PRT लिखा भी हूँ। और यहाँ से देखिए नील हरित शैवाल, सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इस वर्ग में आते हैं, उत्पाद में आते हैं। तो ये जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न था। एक ही चैप्टर से आपने जो है कि 12 प्रश्नों को देखा। और भी प्रश्न देखिए, ये जो है कि आपके TRA 3.0 री एग्जाम PRT में ही पूछा गया था, जिसका जो है कि नियुक्ति पत्र अभी वितरण किया गया था उसी वाले एग्जाम में। 127 नंबर का प्रश्न, कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो घास हिरण और बाघ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे घास हिरण और बाघ। देखिए एग्जाम्पल यहाँ से जो है कि पूछा गया। देखिए चित्र भी दिया है तो इसका भी कुछ मतलब है और यहाँ से भी प्रश्न बना है। देखिए घास यानी कि जंगल में घास पाई जाती है और घास को जो है कि हिरण खाता है और हिरण को जो है कि बाघ खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर जो है कि देखिएगा, यहाँ से एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे जो है कि अधिक होता है। तो सबसे जो है कि ऊर्जा स्तर उत्पादक का होता है, यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से ही पूछा गया था, यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से उत्पाद और यह स्तर सर्वाधिक, यह संख्या सर्वाधिक होती है। तो यहाँ से प्रश्न था और यहीं से 2 प्रश्न पूछा गया था। और भी आगे देख लेते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं। तो पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपके TRA 3.0 6 to 8 जूनियर में पूछा गया था। तो और इस प्रश्न को आप जो है कि ध्यान से देखिए, इसलिए ध्यान से देखिए। देखिए इसका जो है कि राइट आंसर क्या है। तो इसका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1 से अधिक है। और यहाँ पे ये प्रश्न देखिएगा, जैसे ही हमारा पर्यावरण वाला चैप्टर ख़त्म होता है वैसे ही जो है कि यहाँ पर दिया गया है 3 नंबर का प्रश्न। देखिए मैं 6 to 8 121 नंबर का प्रश्न भी यहाँ पर लिखा हूँ। तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से तो यहाँ से इस प्रश्न को मैं देखिए क्यों ध्यान से देखने के लिए कह रहा हूँ। देखिए पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त होने के बाद लाइट एवं बल्ब पंखे स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा स्कूल पैदल चले जाना। तो ये उपरोक्त में से सभी जो है कि राइट आंसर है। और यही सभी जो है कि ऑप्शन सेम उठा के जो है कि दिया गया है, यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे। तो 6 to 8 मैथ और साइंस का जो है कि पेपर भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसमें जो है कि आप तुरंत जाइएगा। पेपर डाउनलोड करने के बाद 121 नंबर पे प्रश्न पे देखिएगा, यहाँ से अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दें। तो ये भी है, आपकी माँ द्वारा स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल जाना, तो ये भी सही है। और ख़रीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला रखें, ये भी सही है। और उपयुक्त में से जो है कि 1 से अधिक जो है कि इसका राइट आंसर है। तो आपने लगभग 15 प्रश्नों को देखा जो कि एक ही चैप्टर से था, इसलिए जो है कि इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम लोग 12 से पहले 13 वाले को ही किए हैं। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो है कि ये एक प्रश्न है जो कि आपके TRE 1 में पूछा गया था, जो चैप्टर नंबर 12 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो एक प्रश्न इससे बस एक प्रश्न पूछा गया था सिर्फ TRE 1 में ही, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, सभी चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं तो इससे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये 18 नंबर का प्रश्न देखिए, TRE 1 में चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है कि एक सदिश मात्रा है या सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से ये चैप्टर नंबर आपका कितना है, 12 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इसी में जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे हम लोग, देखिएगा जूम करके, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। तो आपने सदिश और अदिश राशि के बारे में आपको पता होगा कि जिसमें जो है कि परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश राशियाँ होती हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में जो है कि परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो इसलिए जो है कि ये सदिश राशि हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ
कि जो है कि केवल परिणाम रहेगा तो अदिश राशि, और परिणाम और दिशा दोनों रहेगा तो ये क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि बना था, आपने जो है कि प्रूफ के साथ में देख लिया। अब हम लोग फ्रेंड्स इसके आगे अब हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे, और इसमें जो जो मेन फैक्ट हैं और जो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं मैंने उसको हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले इसके जो है कि हाइलाइटर पॉइंट्स को देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है कि इससे संबंधित एमसीक्यूज को करेंगे, फिर उसके बाद इसका एमसीक्यूज ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वीडियो में जो है कि चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो उसके जो है कि हाईलाइट पॉइंटों को करके फिर उसके बाद उसके जो है कि चैप्टर नंबर 12 के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उसके जो है कि एमसीक्यूज को करके तब जो है कि आज हम लोग इस विज्ञान को जो है कि 9th 10th की एनसीईआरटी को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी से मेन फैक्ट को। तो देखिए यहाँ से परितंत्र के संघटक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक लोग का कमेंट आ रहा था कि सर आप जूम कर दिया करिए। तो देखिए जूम हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा जूम करने पर जो है कि हमें भी थोड़ा असुविधा होता है। यहाँ से जो है कि आप देखिए जूम अपने हिसाब से मैं फुल कर दिया हूँ। देखिए सभी जीव जैसे पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों के परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। तो ये जो है कि परितंत्र के संघटक हैं कौन कौन से, तो पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव और मानव। तो भौतिक कारकों के परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। और यहाँ से देखिए प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखने के लिए किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। तो ये जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव जो है कि घटक हैं। तो अजैव घटक की जो है कि पूछता है कि निम्न में से कौन सा अजैव घटक है, तो अजैव घटक में देखिएगा ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है एवं खनिज है। ये क्या है, अजैव घटक के एग्जाम्पल हैं। और उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे, मेढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए अतः यह बगीचा एक परितंत्र है। जैसे वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार हैं। तो परितंत्र में ये आ जाएंगे और ये प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत क्या है, मानव कृत्रिम जो है कि परितंत्र है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की जो है कि उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न बना था, मैंने जो है कि प्रूफ भी दिखाया था, और भी यहाँ से आप जो है कि देख लीजिए। देखिए सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता कौन कहलाते हैं, इसको आप देख लीजिए। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। तो उपभोक्ता को जो है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी और परजीवी में बांटा गया है। और यहाँ से देखिए जीवाणु और कवक, तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जक हैं। जीवाणु और जो कवक होते हैं ये सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों के अपमार्जक करते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। तो कौन बदलते हैं, तो ये जो अपमार्जक होते हैं जैसे जीवाणु और कवक, ये क्या करते हैं, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में तुरंत मृत जंतु एवं पौधों का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये हम लोग जो है कि नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने जो है कि देखा। और आहार श्रृंखला, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। यहाँ से देखिए पादप, और देखिए कीट, मेढक, सांप और यहाँ पे
बाज है। ठीक है, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। देखिए पादप, फिर उसके बाद बिच्छू है, फिर उसके बाद मछली है, फिर उसके बाद ये क्या ये बगुला है, और ये देखिए पादप, जंगल, हिरण और यहाँ पे शेर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे ही जो है कि श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। और यहाँ से देखिए विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। और देखिए यहाँ से शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। और द्वितीय पोषी स्तर पर छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता पर तीसरे पोषी स्तर पर बड़े मांसाहारी आते हैं। और तृतीय उपभोक्ता और चौथे पोषी स्तर पर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा स्वपोषी और स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं वो जो है कि सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में जो है कि बदलते हैं। और यहाँ से देखिएगा स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। और यहाँ से देखिएगा जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा से रूप में ह्रास होता है। यानी कि ऊर्जा जब एक रूप में दूसरे रूप में जाएगी तो ऊर्जा ह्रास का मतलब ऊर्जा कम होती है। और सबसे जो है कि लास्ट में जो है कि ऊर्जा सबसे कम होती है। और जो है कि ये उत्पादक में क्या होती है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो यही जो है कि प्रश्न में कहा गया है और यहीं से जो है कि प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ऊर्जा का ह्रास होता है और यहाँ से देखिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा यह पाया गया। देखिए यहाँ से प्रश्न बना था आपका, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो हरे पौधे होते हैं वो जो है कि सौर ऊर्जा से अपने जो है कि लगभग 1% भाग जो है कि खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न बन सकता है, जो कि बना भी है, यहाँ पे आपने देखा था। और यहाँ से देखिए जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन तथा विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि जनन में हो जाता है। और देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। तो यहाँ से जो है कि आपने देखा होगा 10%, और कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है। तो जो है कि ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए जब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित अभी नीचे जब MCQs करेंगे तो मैं इन्हीं चीज़ों का जो हाईलाइट किया हूँ MCQs बनाया हूँ जो कि आपकी कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है और प्रत्येक चरण में ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होती है। तो देखिए 4 स्तर होते हैं, जो निचला स्तर होता है उसमें जो है कि ऊर्जा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और लास्ट वाले में सबसे कम होती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यही प्रश्न आपका जो है कि बना था, जो मैं 137 नंबर का दिखाया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक सीधी आहार, यहाँ से देखिएगा बढ़िया प्रश्न है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखला का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल हम लोग कहते हैं। तो यही जो है कि आहार जाल है जो कि पूछा जाता है। और ऊर्जा प्रवाह के से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है अथवा एक ही दिशा में होता है।
और दूसरा जो है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा और यहाँ से ये जो है कि आपका सूर्य का प्रकाश है, उत्पादक है, फिर शाकाहारी आते हैं, फिर मांसाहारी आते हैं, फिर शीर्ष मांसाहारी आते हैं। तो ये है आपका। और ओजोन परत के बारे में देख लीजिएगा। देखिए ओजोन जो है कि ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। यानी कि ओजोन के O3 जो है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्यतः ऑक्सीजन, जिसमें विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं कि अणु में जो है कि 2 परमाणु होते हैं, जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायु जीवों के लिए आवश्यक है। वहीं ओजोन जो है कि एक क्या है, घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक जो है कि आवश्यक प्रकार संपादित करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो जो है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को जो है कि सुरक्षा प्रदान करती है ये ओजोन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। कौन? तो पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा कौन प्रदान करती है? तो ओजोन जो परत है वही। ठीक है, यहाँ पे देखिए वायुमंडली के उच्चतम स्तर पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव में ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनाती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु O2 को जो है कि विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, कैप्चर कीजिएगा। और यहाँ से देखिए 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका जो है कि मुख्य कारक माना गया है। इनका जो है कि उपयोग रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक के लिए किया जाता है। और 1900 जो है कि 87 में संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमित बनी CFC उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। तो देखिएगा 1980 में जो है कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई थी, क्योंकि ओजोन को जो है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इनका जो है कि मुख्य कारक माना गया था और इनका उपयोग जो है कि रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन जो है कि यंत्र में जो है कि किया जाने लगा था। इसलिए जो है कि 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट आई थी। और यहाँ से प्रश्न बनेगा और यहाँ से देखिएगा, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन जो है कि विभिन्न एंजाइमों द्वारा होता है। तो ये जो है कि आसान था, इसको देख लीजिएगा, बेसिक था। और यहाँ से देखिए कि पाचन, और यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए किसी विशेष प्रकार के पदार्थ, यहाँ पे देखिए किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है कि कोयला से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन, यहाँ से देखिए प्रश्न बना था, जीवाणु तथा दूसरे मृतक जीवों द्वारा नहीं हो सकता है। तो यहीं से प्रश्न बना था। और इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नकरी कहलाते हैं, और जो अपघटित जो है कि जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो जो है कि अजैव निम्नकरणी कहलाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जैव निम्नकरी थे, और वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नकरणी कहलाते हैं। तो जैव प्रक्रम द्वारा जो अपघटित हो जाएंगे वो जैव होंगे, और जो नहीं होंगे वो अजैव होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जैव अजैव के बारे में आपने जो है कि देखा था। और यहाँ से देखिए और भी प्रश्न कहाँ से पूछा जाए, तो ये जो है कि चैप्टर आपका ख़त्म होता है। और इस चैप्टर में आपने जो है कि क्या सीखा, यहाँ पर जो है कि दिया गया है आपके इस चैप्टर के लास्ट में। तो परितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं। ठीक है, और उत्पादन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, और जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का ह्रास होता है तो यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों को सीमित कर देता है। यहाँ से देखिए मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाघात होता है। और यहाँ से देखिएगा CFC जैसे रासायनिक ने ओजोन परत को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान
पहुंच सकता है। तो यहाँ से जो है कि ध्यान दीजिएगा। और हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नकरणीय अथवा अजैव निम्नकरणीय हो सकते हैं, क्योंकि जैसे प्लास्टिक हैं वो जो है कि अजैव निम्नकरणीय हो जाएंगे। तो ये जो है कि, और जैसे छिलका सब्जियों का ये क्या है, तो ये जो है कि हमारा जैव निम्नकरणीय है, जो कि जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। और प्लास्टिक जो है कि जैव प्रक्रम द्वारा जो है कि अपघटित नहीं होता है। और यहाँ से ये जो है कि आपके इस चैप्टर के लास्ट में अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सभी एमसीक्यूज को करेंगे। सबसे पहले ये जो है कि आपके चैप्टर में 3 एमसीक्यूज दिया गया है। यहाँ से आप जो है कि देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो केक, लकड़ी और घास ये क्या हैं? इसमें जो है कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। ठीक है। और यहाँ से दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है? तो घास, बकरी और मानव। ये क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। और ये जो है कि आपके 6 to 8 TRA 3.0 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो पर्यावरण मित्र व्यवहार फ्रेंड्स देखिएगा, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी सही है। और सेम ऑप्शंस भी पूछा था। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे को स्विच कर देना, ये भी जो है कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। और माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय पैदल तक जाना, ये भी जो है कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। तो उपयुक्त जो है कि सभी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग फ्रेंड्स इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं, आप ये पहला प्रश्न है। और अगर आप पीआईटी के स्टूडेंट हैं और अगर आपने टीआरई 1 दिया था तो ये आपको याद होगा, ये प्रश्न आपके टीआरई 1 में ही जो है कि पूछा था। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का यहाँ पर देखिए डॉट डॉट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये प्रश्न आपके टीआरई 1 में पूछा गया था। और जिसका राइट आंसर क्या था, यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका ये है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे कि सर जो हमारा जो है कि 10th का एनसीईआरटी जो विज्ञान हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण है, यह जो है कि इसका आंसर यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रश्न को बुक में जो है कि दिखाते हुए चलता हूँ। और ये जो है कि आपका 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो है कि 13 है हमारा पर्यावरण। और इसमें जो है कि देखिए मैं यहाँ पे एरो भी बनाया हूँ। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ जो है कि लिखा गया है। ठीक है। तो यही है हमारा जो है कि चैप्टर नंबर 13। और फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न था, खाद्य ऊर्जा में जो है कि कितने परसेंटेज परिवर्तित करते हैं? तो 1% करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये आपके टीआरई 1 में पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए मैं चैप्टर नंबर 13 लास्ट वाला इसलिए आपको करा रहा हूँ कि इसको करने के बाद हम लोग 12 का आराम से कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है, ये भी जो है कि आपके टीआरई 1 में पूछा गया है पीआईटी में। ठीक है। तो देखिए एक ही चैप्टर से मैं आपको करीब जो है कि 10 प्रश्न दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट डॉट होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह देखिए एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए ये बुक में आपके कहाँ दिया गया है, 10th की एनसीईआरटी साइंस में। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देखिएगा। और देखिए ये सारे जो है कि अगर आप खुद से मिलाना चाहते हैं, आपको अगर बिलीव न हो तो हमारे जो है कि टेलीग्राम चैनल पे 10th की एनसीईआरटी साइंस का जो है कि बुक अवेलेबल है। वहाँ से आप 10th की एनसीईआरटी साइंस को डाउनलोड करिएगा। और लास्ट वाला जो है कि 13वां चैप्टर, जिसमें लगभग 5 या 6 ही पेज हैं, इनको जो है कि ये सारे जो है कि पेज आपको वहीं पे मिल जाएंगे। देखिए ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 में 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी अथवा एक ही दिशा में होता है। तो ये आपके जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया था, जो आपके 10th की एनसीईआरटी जिसका 13वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ये सारे प्रश्न जो है कि आपके यहीं से आए थे। तो ये किस में पूछा गया था? ये आपके टीआरई 1 में ही पूछा गया था पीआईटी में। तो एक दिशिक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये प्रश्न हमने दिखा दिया। और देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है
ये भी आपके जो है कि टीआरई 1 में ही पूछा गया था, जिसको जो है कि आप याद रखे होंगे। आपके जो है कि देखिए, जब आप टीआरई 1 का जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें ये सारे आपके प्रश्न मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ कि ये टीआरई 1 में पूछे गए थे, ठीक है। और टीआरई 3 के भी कुछ हैं, और एक ही चैप्टर से जो है कि ये सारे आपके 10 प्रश्न एक ही चैप्टर से आए हैं, तो बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जंगल की बात करते हैं तो पादप है, जिसको पादप को जो है कि हिरण खा जाता है और हिरण को जो है कि शेर खा जाता है। ये जो है कि जंगल का आहार श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपकी बुक में जो है कि चित्र के माध्यम से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जंगल में, तो यहाँ पे देखिए ये आपके क्या है, जंगल है, और यहाँ पे देखिए हिरन है, और ये जो है कि शेर है या बाघ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये श्रृंखला जो है कि चलती है, और यहीं से जो है कि आप पढ़े रहेंगे तो आराम से प्रश्न को बना पाएंगे, ठीक है। ये आपके जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया था, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 4 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, ये भी फ्रेंड्स देखिए टीआरई 1 में पूछा गया था पीआरटी में। तो हमने 4 प्रश्न दिखा दिए एक ही चैप्टर से, और देखिए 2 प्रश्न और हैं जो कि इसी चैप्टर से थे, और जो है कि ये टीआरई जो है कि 1 में ही पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को जो है कि यहाँ पर कहते हैं क्या, आहार जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आप देखिए 10th की एनसीईआरटी विज्ञान के 13वें चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, और ये जो है कि प्रश्न देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल जो है कि कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मैं जो है कि एरो पेन से बनाया हूँ और खुद पढ़ के जो कि यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो है कि देख सकते हैं जाकर इस 10th की एनसीईआरटी बुक्स में 13वें चैप्टर में ये सारे प्रश्न के आंसर आपको मिल जाएंगे। और टीआरई 1 का पेपर, टीआरई 2 का पेपर और टीआरई 3 का पेपर जो है कि पीआरटी का फाइनल आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से बना था और एक प्रश्न जो है कि यहाँ से बना था। देखिए खास बात ये है कि टीआरई 1 में ही एक प्रश्न यहाँ से और इसी के नीचे से यहाँ पर देखिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, एक प्रश्न यहाँ से बना था टीआरई 1 में, और एक प्रश्न यहाँ से जो अभी मैंने ऊपर दिखाया ये जो है कि बना था, ठीक है। और देखिएगा फ्रेंड्स आगे देखिए 9th और 10th आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग 10th के जो है कि MCQs को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो कल से हम लोग 9 के एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए पहले हम MCQ इसलिए करा रहे हैं कि MCQ कराने के बाद मैं चैप्टर वाइज जो है कि आपको सारे थ्योरी टाइप जो है कि करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है कि उसी पे काम करता हूँ ताकि आपका जो है कि स्कोर आराम से 90+ आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। तो ये जो है कि आपके ये टीआरई 1 में ही प्रश्न पूछा गया था पीआरटी में। तो आपने देखा कि ये जो 13वां चैप्टर है कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो क्या मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके बुक्स में जो है कि कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर हैं तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ से ये आपका जो है कि प्रश्न बना था। तो देखिए 5 प्रश्न आपके टीआरई 1 में एक ही चैप्टर से हैं। चैप्टर बहुत ही छोटा है, 6 या 7 पेज में है। आप इसको जो है कि पढ़ लीजिएगा, और मैं जो है कि खुद से जब मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा तो ये मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको जो कि MCQs अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर भी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बुक में दिखा रहा हूँ मेन हाईलाइट की है, आप पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे खुद पढ़ के हाईलाइट किया हूँ, तो इसको आप नोट डाउन भी
कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ये आपके जो है कि 5 प्रश्न हमने दिखा दिया, और ये भी प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 1 में ही पूछा गया था पीआरटी में। चूँकि एक जो है कि चैप्टर से 6 प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो परितंत्र का जो है कि संघटक इसमें कौन सा है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संघटक जो है कि परितंत्र का सूक्ष्म जीव भी है, जंतु भी है और पादप भी है। तो ये देखिए एक चैप्टर से 6 प्रश्न मैंने दिखाया, आपके पीआरटी में पूछा गया है 1 to 5 में 6 प्रश्न एक चैप्टर से। ठीक है, तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जो है कि एग्ज़ाम देंगे टीआरई 4.0 का तो लगभग 4 या प्रश्न आपको आराम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये 6 मैंने दिखा दिया, और टीआरई 3 में जो है कि अभी 4 प्रश्न और दिखाऊंगा जो कि इसी चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 का जो है कि राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि परितंत्र का संघटक जो है कि सूक्ष्म जीव, जंतु और पादप हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न जो है कि मैंने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव भौतिक परस्पर अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। और यहाँ से देखिएगा परितंत्र में तो ये आपने देखा जंतु, सूक्ष्मजीव और मानव भौतिक कार्यों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। तो आपको जो है कि ये ऑप्शंस में दिया गया था, और यहीं से जो है कि आपका ये देखिए परितंत्र और इसके संघटक, तो यहाँ से एक प्रश्न जो है कि पूछा गया था जो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ से अभी मैं जो है कि ये सारे प्रश्न आपको पेपर से स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि ऐसे आपको जो है कि बिलीव अगर न हो तो मैं टीआरई 1 का जो है कि और टीआरई 3.0 का ये जो 10 प्रश्न मैं बता रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट मार के आपको भेज दूंगा, या तो जो है कि आप पेपर ही डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपको पूछे हुए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न जो कि आपकी टीआरई 3 री एग्ज़ाम पीआरटी में पूछा गया था, और यहाँ से देखिए जो कि इसी चैप्टर से है 10th की एनसीईआरटी विज्ञान में 13 नंबर चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो देखिए कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर का नाम जो है कि है उत्पाद में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये प्रश्न तो देखिए इसी चैप्टर से और कहाँ से पूछा गया था, और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं और उत्पाद जो है कि कहलाते हैं। तो यहाँ से ये आराम से आप जो पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को बना लेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि 8 नंबर का प्रश्न, और देखिए जो 13वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उसमें जो है कि ओजोन जो है कि गैस के बारे में भी दिया गया है, चूँकि ये प्रश्न बना था। ठीक है, आपके ये देखिए 8 नंबर का प्रश्न टीआरई 3 री एग्ज़ाम पीआरटी में बना था, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य। तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और ओजोन गैस के बारे में आप जो है कि देख पा रहे होंगे, और ये इसमें 3 फैक्ट हैं ओजोन O3 के बारे में जो पूछा जाता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो है कि O3 है, और जो है कि अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनती है क्या? ओजोन गैस। ठीक है, और ओजोन एक घातक विष है या घातक गैस है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से सुरक्षा करती है। ठीक है, तो और इससे त्वचा कैंसर भी होता है मानव में। और यहाँ से देखिएगा ये पराबैंगनी, और यहाँ से ये प्रश्न सिर्फ आपको जो है कि घुमा दिया था ताकि फ्रेंड्स आप जो है कि पढ़े रहेंगे। तो ये जो है कि सारे आपके ऑप्शंस जो है कि गलत थे, और आपका जो है कि राइट आंसर ये था, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस जो है कि मैच ओजोन O3 के बारे में नहीं कर रहे थे। तो आप जो है कि इसको जब आप पढ़िएगा, देखिए ये क्या करती है, तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर में, और उसमें ऑप्शंस में क्या दिया गया है, और यहाँ पर मध्य में। ठीक है, तो सारे जो है कि आपके इसी तरह ऑप्शंस गलत दिए गए थे। तो यहाँ से ओजोन O3 के बारे में आप जो है कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? और देखिए ये भी आपके जो है कि टीआरई 1 में ही पूछा गया, टीआरई 3 में
टीआरई 1 के हमने 6 प्रश्न आपको बता दिए थे और ये टीआरई 3 का जो है कि री एग्जाम पीआरटी में पूछा गया था। अगर आप जो है कि एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो देखिए कौन सी खाद्य श्रृंखला है, तो घास जो है कि है और हिरण है और बाघ है। ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये दोनों आपके टीआरई 1 में भी पूछा गया था और टीआरई जो है कि 3 में भी पूछा गया है, सेम प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण जो है कि यहाँ पे देखिए पौधे और यहाँ पे देखिए हिरण और यहाँ पे देखिए बाघ। तो यहीं से फ्रेंड्स आप जो है कि पढ़े रहेंगे तो आराम से जो है कि प्रश्न को बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक और मैं प्रश्न दिखा दूँ जो कि आपके टीआरई 1 में इसी चैप्टर से पूछा गया था। तो देखिए ये चैप्टर कितना जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक एग्ज़ाम में जो है कि पीआरटी में 6 प्रश्न और जो है कि टीआरई 3 में जो है कि 4 प्रश्न। और यहाँ से देखिए एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है, तो उत्पाद का होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आपके यहाँ से जब थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो देखिए निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पाद स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। तो ये जो है कि आपके सारे फैक्ट हैं और यहाँ से जो है कि फ्रेंड्स आप जो है कि इन सभी फैक्ट को नोट डाउन करिएगा। मैं देखिए एमसीक्यूज कर रहा हूँ चूँकि आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके जो है कि इसी चैप्टर से आए थे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न मैंने वो 10 प्रश्न आपके टीआरई 1 के और टीआरई 3 के मैंने दिखा दिए, पीआरटी में पूछे गए थे। क्योंकि ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि आप जो है कि जान लें कि ये 13वां चैप्टर जो है कि वैसे तो 10th की एनसीईआरटी साइंस सभी चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर से 13वां जो चैप्टर है इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप इसको जो है कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं फ्रेंड्स, क्या कहलाते हैं, आप जो है कि कमेंट करिएगा, जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और वही सेम प्रश्न नीचे है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको जो है कि कहेंगे अजैव निम्नकरणीय। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए 11 का जो है कि राइट आंसर क्या है, जो अपघटित हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो अपघटित हो जाते हैं वो जो है कि जैव निम्नीकरण कहलाते हैं और जो अपघटित नहीं होते हैं वो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए है। और ये जो है कि प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था, मैं दिखाऊंगा। वैसे आप जो है कि एक और प्रश्न देख लीजिए, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, तो ये नहीं आप याद रखेंगे तो अजैव निम्नीकरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किन के द्वारा किया जाता है। तो हमारे जो है कि द्वारा खाए गए भोजन का पाचन जो है कि किन के द्वारा किया जाता है, तो ये जो है कि किया जाता है एंजाइमों के द्वारा, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो ये जो है कि आपके 10th की एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें ये अभ्यास में प्रश्न दिया गया है, मैं दिखाऊंगा नीचे, जिसका राइट आंसर क्या है, घास, पुष्प और चमड़ा भी हो सकता है और घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो है कि आपका ये ऑप्शन नंबर यहाँ से सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो खास तौर से उसमें आपका ये ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर आप लोग मान के चलेंगे, क्योंकि आपके जो है कि एनसीईआरटी में ए, बी और डी भी माना है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे तो ये सारे प्रश्न जो है कि ये देखिए हमारे जो है कि मानव में भोजन का जो है कि पाचन एंजाइमों के द्वारा होता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से देखिए, जहाँ जहाँ से प्रश्न बना है वो मैं एरो यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है। और ये देखिए वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो अपघटित हो जाएंगे तो जैव निम्नीकरण, और वे प्रक्रम जो अपघटित यहाँ पे नहीं होंगे
तो वे क्या कहलाएंगे, तो वे कहलाएंगे जो है कि अजैव। ठीक है। और ये देखिए हमारे जो है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बना था। और आगे हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए घास पुष्प एवं चमड़ा वाला, तो आपके जो है कि एनसीईआरटी जो 10th की है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके लास्ट में जो है कि ये जो अभ्यास देता है इनके आंसर दिया था। तो इसमें जो है कि माना था ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी भी और ऑप्शन नंबर जो है कि डी भी माना था। तो आप जो है कि इसको देख लेंगे। और देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण, तो ये देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन गया था, घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और एक प्रश्न ये है जो आपकी जो है कि 6 to 8 में पूछ लिया गया था, और सेम यही प्रश्न 6 to 8 में, तो ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो उपरोक्त में से जो है कि सभी ये क्या कहलाते हैं, तो पर्यावरण में मित्र व्यवहार कहलाते हैं। बाजार जाते समय सामान जो है कि के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब या पंखे का स्विच ऑफ कर देना, और माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ये आपके जो है कि दिया था। और यहाँ से देखिए किन के साथ भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, तो पौधे हैं, जंतु हैं और सूक्ष्मजीव तथा मानव हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव हैं जो कि भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखते हैं। कौन कौन, तो पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव, और जिसमें मानव भी आता है। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में कहाँ पर दिया गया है, तो मैं नीचे दिखाऊंगा चूँकि कुछ और प्रश्न हैं। और यहाँ से देखिए किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, तो संयुक्त रूप से ये बनाते हैं आपके ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, परितंत्र बनाते हैं। कौन परितंत्र बनाएंगे, तो सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से जो है कि परितंत्र को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न दिखा दूँ, फिर उसके बाद जो है कि एनसीईआरटी में दिखा दूंगा कि ये सारे प्रश्न कहाँ से बनाए गए हैं। देखिए निम्न में से अजैव घटक कौन से होते हैं, तो अजैव घटक होते हैं ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, जिसमें जो है कि सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि अजैव घटक हैं, ये कौन कौन, तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज। ठीक है। अब देखिए ये सारे प्रश्न आपके जो है कि ये देखिए ये 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, और पहले ही पेज से ये सारे प्रश्न आपके बनाए गए थे। जहाँ जहाँ एरो दिख रही है वहीं वहीं से मैं प्रश्न जो है कि बनाया हूँ। ठीक है। देखिए वे सभी जीव, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, ये जो है कि संतुलन को बनाए रखते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से बना था, ऊपर आपने देखा। और जो है कि एक प्रश्न जो है कि यहाँ से बना था। और ये देखिए भौतिक कारक ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। तो ये जो है कि एक प्रश्न यहाँ से बनाया गया था। तो ये आप जो है कि खुद से जो है कि पढ़ेंगे। और ये आपको जो है कि एक एरो दिख रही थी जो मैं ऊपर बताया था, तो ये जहाँ जहाँ एरो आपको दिख रही है वहीं वहीं से प्रश्न और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में जो है कि आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की भी क्षमता होनी चाहिए, और जो है कि ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये जो है कि आते हैं उत्पाद में। उत्पाद में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछ लिया गया था, मैं नीचे दिखाऊंगा। किसकी उपस्थिति में कार्बन पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है कि कार्बनिक पदार्थ शर्करा तथा चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से ये प्रश्न मैं जो है कि बनाया था दोनों, आप जो है कि ये कि एरो यहाँ पे देख लीजिए। और सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से
कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से, और सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं, जिसको जो है कि क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और देखिए उपभोक्ता को कौन से वर्गों में बांटा गया है, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं इनको जो है कि कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है फ्रेंड्स शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जिसमें परजीवी भी आते हैं। तो उपर्युक्त राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। इनको जो है कि उपभोक्ताओं को जो है कि 3 वर्गों में बांटा गया है। और यहाँ से वे जीव जो उत्पाद द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि प्रश्न देखिए कहाँ से बने थे, तो सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पाद द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। और उपभोक्ता को देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना था, मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। तो ये एक तीर यहाँ से एक प्रश्न और एक तीर यहाँ से और एक प्रश्न। तो देखिए कितना आपके लिए जो है कि आसान कर दिया गया है। और यहाँ से देखिए 22 नंबर का जो है कि प्रश्न आप फ्रेंड्स कमेंट भी करते जाइए। और देखिए जो आपको जो है कि प्रश्न नहीं समझ में आएगा, डाउट लगेगा, वो भी आप कमेंट करिएगा। देखिए हमारे तरफ से जो है कि बिल्कुल श्योर रहता हूँ मैं आंसर को लेकर, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में खुद पढ़ता हूँ। शायद बताने में अगर एक आध दो प्रश्न गलत हो जाए तो उसको जो है कि आप कमेंट हमें करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। यहाँ से देखिए 22 नंबर का जो है कि प्रश्न, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव किन अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। तो ये जो है कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव जो है कि किन अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मृत जीव का। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स तीर एक आई। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका एक प्रश्न यहाँ से बना। और यहीं से फ्रेंड्स देखिए मेन चीज़ें मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ताकि सिर्फ आपको जो है कि आराम से जो है कि अपने नोट्स को बना लेना है और सभी प्रश्नों को समझ लेना है। देखिए कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर रहेगा तो आप जो है कि प्रश्न को आराम से बना पाएंगे। ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 23 नंबर का प्रश्न, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है। तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है, तो ये जो है कि आहार जाल का निर्माण करती है। ठीक है। तो ये जो है कि 23 का जो है कि राइट आंसर आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और विभिन्न जैविक, इसको हम लोग देख लेते हैं, शायद हमें गलत लग रहा है। ठीक है। विभिन्न जैविक स्तरों पर, हाँ यहाँ से देखिएगा, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। तो हाँ आहार श्रृंखला ही आपका इसमें राइट आंसर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और देखिए मैंने यहाँ जहाँ पे दिखाया था आपको, देखिए विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है, तो आहार जाल का निर्माण करती है। ये जो है कि प्रश्न यहाँ से बना था। यहाँ से यहाँ पे एरो भी देखिए मैंने, और यहाँ पे देखिएगा आपके जो है कि जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। तो 23 का राइट आंसर बी था। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो कौन करती है, तो ओजोन परत करती है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि यहाँ से पूछा गया था प्रश्न, जो आपके जो है कि TRE 3 एग्जाम PRT में भी पूछ लिया गया था। तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है कौन, तो ओजोन परत। यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनना तय है TRE 4.0 में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और आपके NCERT में
इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दी गई हैं। ठीक है, तो उन्हीं इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं खुद से पढ़ के और हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अब देखिए, अब हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 13 के फैक्ट और एमसीक्यू को कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 के पहले फैक्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 से संबंधित विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित सभी एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो विद्युत धारावाही जो तार होता है चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा 19वीं शताब्दी के अग्रणी, यहाँ से देखिएगा 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों में एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने वैद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो है जो है कि वैद्युत चुंबकत्व के बारे में कौन बताए थे, तो क्रिश्चियन ऑस्टेड बताए थे। ये जो है कि यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से इनके बारे में देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। देखिएगा फ्रेंड्स, किसी द्वि यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं, ऐसे भी जो है कि दिखता है बढ़िया तरीके से, लेकिन कमेंट हैं एक आते हैं, एक ही लोग का आता है। देखिए किसी यहाँ से कलर को चेंज हम लोग करेंगे। यहाँ से देखिए, किसी द्विक सूचक की सुई दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करती है, और उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव तथा उत्तर ध्रुव कहते हैं, और दूसरा सिरा जो होता है दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी जो है कि द्विक चुंबक की सुई किन दिशाओं में जो है कि संकेत करती है, तो ये जो है कि उत्तर और दक्षिण दिशाओं में संकेत करती है। और उत्तर जो है कि दिशा की ओर संकेत करने वाले को जो है कि उत्तर ध्रुव, और दूसरा सिरा जो होता है दक्षिण की दिशा ओर संकेत करता है, उसे जो है कि दक्षिण ध्रुव हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, और प्रश्न यहाँ से बनेगा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है, उस चुंबक को बल को उस चुंबक का हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जो है कि कहलाता है। और यहाँ से देखिएगा, वह रेखाएं जिनसे अनुदिशित लौह चूड़ स्वयं संरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा यहाँ से बिल्कुल आपका जो है कि TRE 1 में ही प्रश्न बन गया था। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है यह एक जो है कि सदिश राशि। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें जो है कि परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। तो परिणाम तथा दिशा जो है कि दोनों होते हैं, आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। तो चुंबन के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, किसी वैद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है कि देखिए, किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम लोग जो है कि याद रखेंगे। और देखिएगा, यहाँ से सुई के विक्षेप में परिवर्तन होता है। देखिएगा, जब सुई के विक्षेप में परिवर्तन होता है तो वास्तव में जब विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। यानी कि जब विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होगी तो विक्षेप में भी वृद्धि होगी। और यहाँ से देखिएगा, यानी कि विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होगी तो विक्षेप में भी वृद्धि होगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए निकल जाएंगे। यहाँ से देखिए, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। तो पूछा जाता है कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम जो होता है, अंगुष्ठ नियम जो होता है, इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है कि किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। यानी कि इससे जो है कि हम लोग
विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, अ, यहाँ से विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा। देखिए किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है कि किस पर निर्भर करता है, तो उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। तो ये जो है कि यही सब लाइनें हैं जो प्रश्न पूछी जाती हैं। और यहाँ से देखिएगा, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं, और पास के भीतर जो है कि सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। तो पास के भीतर जो है कि सभी चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती हैं, तो एक ही दिशा में होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, और यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। देखिए परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, देखिएगा यहाँ पे पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो परिनालिका किसे कहते हैं, तो पास पास जो है कि लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को हम लोग परिनालिका कहते हैं। और यहाँ से देखिए वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा जो है कि दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। तो ये जो है कि आप इसको ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से प्रश्न जो है कि बन सकता है। और इसका जो है कि पीडीएफ फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पे मैं जो है कि आज रात तक जो है कि जितने भी बचे चैप्टर्स के पीडीएफ हैं मैं इनको डाल दूंगा। आप जो है कि चैप्टर वाइज नोट बना लीजिएगा, और यहीं से जो है कि प्रश्न आपके पीआरटी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, तो यहाँ से देखिएगा किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को किसी भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। तो ये जो है कि इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न देखिएगा बनेगा, इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। यानी कि जो है कि इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। और यहाँ से देखिएगा प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, और देखिए जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम के द्वारा लगा सकते हैं। तो वो नियम क्या है, तो वो नियम फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या होता है, तो ये जो अंगूठा होता है, और ये जो है कि देखिएगा यहाँ से फ्लेमिंग के वाम हस्त का बायां नियम किसे कहते हैं, तो द्वारा की जाती है। तो यहाँ से देखिएगा इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो यहाँ से देखिएगा ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ से जो है कि आपने जो है कि देखा था ये परस्पर लंबवत है, और यहाँ से देखिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी जो अंगुली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तर्जनी अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित कर रही है। और यहाँ से देखिएगा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, तो ये विद्युत धारा की दिशा को जो है कि ये मध्य वाली अंगुली ये दर्शा रही है। और जो है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये जो है कि बल की दिशा की ओर जो है कि संकेत करता है। और यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। तो चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किस में होता है, तो विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, और ध्वनि विस्तारक यंत्र में, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र में की जाती है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा,
और यहाँ से देखिएगा एक यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिया गया है और ध्यान से इसको देखिएगा आप। दर्शाए दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। तो इसको जो है कि यहाँ पे उत्तर जो है कि विकल्प क्या है, डी है, यानी कि कागज के भीतर की ओर जाती हुई। यही जो है कि आपका आंसर है और इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से जो है कि ये भी चैप्टर आपका जो है कि ख़त्म ही होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंटें हैं और यहाँ से प्रश्न बनेगा शायद। देखिए, अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। और यहाँ से देखिए आपूर्ति के तारों में एक तार को जो प्रायः लाल होता है, ये लाल वाला जो तार होता है ये विद्युत रोधी आवरण होता है और विद्युत तन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। तो लाल वाले को धनात्मक तार कहते हैं और अन्य तार तो जिस पर काला होता है तो काला वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन या ऋणात्मक। यानी कि आपने देखा होगा किसी में लाल तार आता है तो लाल तार जो है कि धनात्मक होता है और जो काला तार होता है वो जो है कि हमारा ऋणात्मक होता है। तो ये लाल वाला जो है कि प्लस होता है और काला वाला ऋणात्मक होता है। तो आज से यह जान लीजिए आप लोग। और यहाँ से देखिएगा हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो इसमें जो है कि 220 का जो है कि वोल्ट का विभवांतर होता है। और यहाँ से देखिए घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार जो है कि मुख्य फ्यूज होते हैं और एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा और ये चैप्टर जो है कि यहाँ से आपका कंप्लीट होता है, जिसमें 2 MCQs दिए गए हैं। दोनों MCQs को हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कि इस चैप्टर से संबंधित मैं कुछ MCQs बनाया हूँ उसको हम लोग करेंगे। और जो है कि MCQs करने के बाद इस चैप्टर का हम लोग का जो है कि पूरा 10th की NCERT पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। और यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। और एक और जो है कि MCQs है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान किस प्रकार का होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग फ्रेंड्स इस चैप्टर से संबंधित जितने भी MCQs हैं अब हम लोग उस पर जो है उसको जो है कि करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा देखिए 13 हमने इसलिए पहले कराया कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और वहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो उसको हमें कराना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, और इससे भी प्रश्न ये देखिए ये आपके जो है कि TRE 1 में ही पूछ लिया गया था पहला प्रश्न। आप देख लीजिएगा पेपर जो है कि डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से। और चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र देखिएगा आयाम रहित मात्रा है या अदिश मात्रा है या सदिश मात्रा है। तो देखिए चुंबकीय जो क्षेत्र है ये फ्रेंड्स क्या होता है, तो ये एक होता है सदिश राशि या सदिश मात्रा, बात वही है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने TRE 3 री एग्ज़ाम और PRT PYQ लिख दिया है, जो हमसे एक मिस्टेक हो गई है। ये TRE 3 नहीं, ये TRE 1 का जो है कि प्रश्न है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न जो है कि आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये आपका जो है कि चैप्टर है। और यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। अब देखिएगा BPSC कितना चालाकी से प्रश्न किया है। ये आपके NCERT में क्या दिया गया है, डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि चुंबक जो है कि ये क्या था प्रश्न हमारा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि ये जो है कि सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है। और सदिश और अदिश होता क्या है, तो जिसमें केवल परिणाम होता है वो अदिश राशि कहलाती है और जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है तो ये क्या कहलाते हैं, सदिश राशि। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है कि परिणाम और दिशा दोनों होती है, इसलिए वो सदिश राशि है। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। तो एक प्रश्न यहाँ से ये एरो आई और एक प्रश्न जो है कि यहाँ से बना था। ठीक है, ये आपके TRE 1 में पूछा गया था, PRT में, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट भी करते जाइए
और वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जो है कि आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जो है कि भोलेनाथ आपको जो है कि तरक्की दें। और यहाँ से दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, चुंबकीय सुई और स्वतंत्र रूप से किस दिशा में ठहरती है, यानी कि जो चुंबकीय सुई होती है वो स्वतंत्र रूप से जो है कि किस दिशा में ठहरती है, तो वो जो है कि ठहरती है सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न जो है कि यहाँ से पूछ लिया गया था, किसी द्विक सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से विद्युत धारावाही तार किस की भांति व्यवहार करता है, तो ये क्या करता है, तो चुंबन की भांति व्यवहार करता है, यानी कि चुंबक की भांति व्यवहार करता है कौन, विद्युत धारावाही तार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ से देखिएगा, धारावाही किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यही ये क्या करता है, चुंबन जैसा व्यवहार करता है, चुंबक जैसा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को क्या कहते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर इसी में आपका छिपा हुआ है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को क्या कहते हैं, तो उत्तर ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल। और अब यहाँ से देखिएगा, विजातीय ध्रुव में परस्पर किस प्रकार का गुण जो है कि होता है। तो जो विजातीय ध्रुव होते हैं उसमें जो है कि परस्पर किस प्रकार के गुण होते हैं, यानी कि जो विजातीय ध्रुव होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये जो है कि व्यवहार करते हैं आकर्षण का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, विजातीय ध्रुव क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, ठीक है। और जो है कि सम रहेगा, तो समजातीय रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ से ये आपका प्रश्न जो है कि बन गया था। और यहाँ से देखिएगा, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या कहते हैं, उत्तरोमुखी ध्रुव या उत्तर ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, सजातीय ध्रुव में परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहीं से आपके जो है कि दोनों प्रश्न बनाए गए थे, जो है कि आप याद रखिएगा। सजातीय ध्रुव परस्पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और विजातीय जो ध्रुव रहेंगे वो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। यानी कि साफ साफ देखिएगा यहाँ से प्रश्न बने थे। और यहाँ से देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यह किसने प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। यह कौन, यानी कि वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड थे, ये बताए थे, इन्होंने प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर है। और इस वैज्ञानिक का जिक्र आपके 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 में किया गया है। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड हैं। और यहाँ से मैं जो है कि यहाँ पे एरो बनाया हूँ, यानी कि यहाँ से प्रश्न बना है। यहाँ से देखिएगा, अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में अगर दिया गया है तो महत्वपूर्ण है। और देखिएगा आगे फ्रेंड्स, यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वह क्या कहलाता है। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है फ्रेंड्स आपका जो है कि चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको जो है कि हम लोग सबसे पहले देख लेंगे बिल्कुल वही लाइन, क्योंकि प्रश्न ही यहीं से बना है। एरो आप देख रहे होंगे, एरो यहाँ पे है, यानी कि प्रश्न बना है, ठीक है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उस चुंबक को जो है कि क्या कहते हैं, तो चुंबकीय यहाँ पे क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए प्रश्न यहाँ पे बनाया गया है। तो इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न, और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा
क्या कहलाती है, यानी कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव, और उसके बाहर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। तो इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से बना था, यहाँ से देखिएगा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो यहाँ से प्रश्न बना था, यानी कि एरो आपको दिख रही होगी। और देखिए हाईलाइट भी की गई हैं आपके जो है कि सुविधा के लिए। और यहाँ से देखिएगा, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, यानी कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कुछ ही प्रश्न हैं आपके, देखिए एक चैप्टर में आपके 20 या 25 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं एमसीक्यूज में ही डाल दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके, और मैं वो जो चैप्टर वाइज तो आपको जो है कि पढ़ाऊँगा ही, जिसमें 5 चैप्टर ख़त्म भी हो गया, ठीक है। तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। चैप्टर हमने 5 चैप्टर ख़त्म कर दिया है बिल्कुल थ्योरी और एमसीक्यूज के साथ में। और यहाँ से देखिएगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये होती हैं वक्र बंद होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा ये प्रश्न आपका, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। तो ये आपको जो है कि पता है। और ये लाइन जो है कि देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। यही छोटी सी लाइन जो है कि आपको एग्ज़ाम में अगर नहीं आएगी तो आपका जो है कि सिलेक्शन 1 नंबर से रुक भी सकता है। तो ये जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो है कि वीडियो को देखते ही वीडियो को रोक के आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो ये जो है कि किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता हम लोग किस नियम के द्वारा लगा सकते हैं, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ये दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा जो है कि हम लोग किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का जो है कि पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि प्रश्न देखिए, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए एक सुगम उपाय जो है कि है। तो कौन उपाय है, तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। और यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र और दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, ये जो है कि इसमें दिया गया है। इसको जो है कि अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार तार के नीचे किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो उत्तर से जो है कि दक्षिण होगी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही कुछ आपके 20-25 प्रश्न हैं इस चैप्टर में जो कि बार बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर कैसी प्रतीत होती हैं। तो ये जो है कि सीधी रेखाओं में प्रतीत होती हैं या सरल रेखाओं में प्रतीत होती हैं, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। और देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बन गया था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बन गया था। और यहाँ से और भी देखेंगे, परिनालिका का एक सिरा यहाँ पे डॉट डॉट है और ध्रुव का दूसरा सिरा डॉट डॉट है, यानी कि ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो देखिएगा, परिनालिका का एक सिरा जो है कि एक सिरा उत्तर ध्रुव, यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर ध्रुव, और दूसरा सिरा क्या करता है दक्षिण ध्रुव। तो ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे बी जो है कि राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न देखने से पहले ये देखिएगा, यहाँ से वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा जो है कि दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार
करता है। बिल्कुल यही लाइन और एरो आई है, मतलब प्रश्न यहाँ से बना है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कि हम लोग फ्रेंड्स परिनालिका कहते हैं। और ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, पास पास लिपटे। तो ये प्रश्न देखिए कहाँ से बना है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि एरो आई है। अब देखिएगा यहाँ से और प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल का अनुभव करते हैं? तो ये जो है कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड है। मैंने जो है नहीं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल का अनुभव करते हैं? तो ये बताए थे ऑन्द्रे मेरी एम्पियर, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से देखिएगा, बिल्कुल आपके जो है कि दिया गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, ये जो है कि देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक ऑन्द्रे मेरी एम्पियर, तो ये बताए थे। और यहाँ से एरो भी आई है, और मैं जो है कि इसका राइट आंसर बता दिया था गलत, तो यहाँ से ऑन्द्रे मेरी एम्पियर होगा। यहाँ से आप जो है कि राइट आंसर 16 का आप क्या करिएगा, सी राइट आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब छड़ पर आरोपित बल का परिणाम क्या होता है? तो ये परिणाम होता है उच्चतम होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछ लिया गया था, तो यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम होता है। तो मैं जो है कि पेन से भी घेरा हूँ, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा, यानी कि एरो भी आई है। और देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स आगे, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है कि निर्भर करती है विद्युत धारा की दिशा पर भी निर्भर करती है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करती है। यानी कि 18 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए आगे, ये प्रश्न आपका यहाँ पे 18 का ऊपर हमने देख लिया, 18 का हमने देख लिया, और ये 19 नंबर का प्रश्न है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये 2 बार टाइपिंग हो गया है, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ से, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर आरोपित बल का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो ये जो है कि पता लगाया जा सकता है फ्लेमिंग के वाम हस्त बायां हाथ के नियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से निम्नलिखित में से जो है कि किसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है कि उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि 21 का जो है कि राइट आंसर क्या है, डी है। ठीक है, तो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र और माइक्रोफोन में जो है कि धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा डी का, और यहाँ पे 20 का हमने क्या बताया था, एक बार देख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके जो है कि प्रश्न गलत हों और जो है कि आप कमेंट करें। ठीक है, तो बिल्कुल अपने तरफ से क्लियर रहता है। देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त और बायां हाथ नियम के द्वारा। और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका उपरोक्त में से सभी था, और यहाँ से ये सारे प्रश्न आपके जो है कि यहीं से पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ से देखिए, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था, और ये किया किसका नियम है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बायां हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से विद्युत मोटर, यहाँ से देखिएगा आपका एक प्रश्न यहाँ से बना था और एक प्रश्न यहाँ से बना। देखिए, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग
किया जाता है। तो आपके जो है कि एग्ज़ाम में भी प्रश्न बना था और बन भी सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने जो है कि देखा कि आपके जो है कि कितने प्रश्न जो है कि आपके आए थे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे विद्युत मोटर जो है कि किस में परिवर्तित करती है। तो जो विद्युत मोटर होता है, ये जो है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से 13 चैप्टर स्टार्ट होता है। जो 13 चैप्टर हम लोग पहले ही कर लिए थे। तो यानी कि ये वीडियो जो है कि आपकी ख़त्म होती है। छोटू सा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी का क्लास 10th का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे कि प्रश्न न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक चैप्टर से दो दो तीन तीन या एक एक प्रश्न जो है कि पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जो कि आनुवंशिकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ये फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था किसमें, तो टीआरई 1 में। देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 पीआईटी के फाइनल आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। वहाँ से फ्रेंड्स आप लोग जो है कि डाउनलोड करके देख सकते हैं। जाइएगा टीआरई 1 में और 25 नंबर का जब आप प्रश्न खोलेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया है। मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। और एक और चैप्टर है, एक और प्रश्न है जिसको मैं नीचे दिखाऊंगा। देखिए, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आनुवांशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिएगा, ये टीआरई 1 और पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। और देखिए सारे जो है कि क्लास 10th के चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। इनको जो है कि आप देखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि जूम करके जब देखिएगा, तो यहाँ से जूम करके मत देखिए, मैं इसी जो है कि पेज को यहाँ पे लगा दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए। देखिए आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे धीरे से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना। ठीक है, तो ये जो है कि आनुवंशिकता का ही नियम है और यहीं से प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से आनुवंशिकता में जब आप जाएंगे तो यहाँ से देखिए, लक्षणों की वंशगति के नियम, मेंडल का योगदान। यहाँ पे देखिए, मानव में लक्षणों की वंशगति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। और यहाँ से देखिए, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एक दो प्रश्न हर बार इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक और जो है कि प्रश्न आपको दिख रहा होगा, मनुष्य में लक्षणों की वंशगति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य में लक्षणों की वंशगति के अध्ययन को जो है कि कहा जाता है यहाँ पर वंशगति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये टीआरई 3 में 6 to 8 मैथ और साइंस वाले जो है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। और इसका भी जो है कि क्वेश्चन इसका भी पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। यहाँ पे आप जब जाइएगा और 114 नंबर का प्रश्न जब आप खोलिएगा तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये टीआरई 3 6 to 8 में पूछा गया था। देखिए कहाँ से पूछा गया था, तो वंशगति का नियम हेडिंग ही वही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं ऊपर आपको जो है कि दिखाना चाहूँगा, देखिए वंशगति, यहाँ पे देखिए, मानव में लक्षणों की वंशगति के नियम इस पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। तो ये वंशगति का ही नियम है और यहीं से जो है कि प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अब ये आप जो है कि दो प्रश्नों को देख चुके हैं। और देखिए प्रत्येक जो है कि हर एक चैप्टर क्लास 10th का क्लास 9th का इम्पोर्टेंट है। आप जो है कि देखिएगा, हर एक चैप्टर से एक दो दो प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है कि ऐसे ही पढ़ना है। और अब हम लोग इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट जो है कि फैक्ट हैं मैं उनको हाईलाइट किया हूँ और यहाँ से जो है कि हम लोग क्लियर करेंगे। और इसी वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशगति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प डिजाइन एवं कुछ भिन्नताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। और देखिए, यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिमाणतः
दो जीवाणु उत्पन्न होता है जो पुनः विभाजित होकर चार व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत सी अधिक समानताएं होंगी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न जो है कि थोड़ा सा जो है कि ये चैप्टर बोरिंग है, लेकिन एक दो प्रश्न जरूर बन जाते हैं। ठीक है, तो एक या दो नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। और यहाँ पे देखिएगा आनुवंशिकता हेडिंग है, और इसमें जो है कि जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से वंशागत लक्षण, वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है। देखिएगा, शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्णतः रूप से अपने जनको जैसा दिखाई नहीं पड़ता है, तथा जो है कि मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। और यहाँ से देखिएगा लक्षणों की वंशगति के नियम, और जिसमें मेंडल का योगदान है यहाँ पर। और देखिएगा मानव के लक्षणों की वंशगति के नियम इस पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को जो है कि संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, मैं जो है कि आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। और एक और फैक्ट यहाँ पे जान लीजिए कि इसी चैप्टर में दिया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। और यहाँ पे जो है कि देखिए ये जो है कि मेंडल साफ तौर पे किस पे जो है कि प्रयोग किए थे, तो मटर के बीज के पौधे पर। ठीक है, तो ये प्रयोग किए थे, और वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा और गणना की। इसमें जो है कि उन्हें वंशगत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिला था। ठीक है, तो ये जो है कि इनके बारे में दिया गया है। और मेंडल ने जब जो है कि मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, तो क्या निकल के आया था, जो है कि मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। देखिएगा, यहाँ से उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे, इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से जो देखिएगा प्रथम पीढ़ी F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई नहीं था, सभी लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकी लक्षण ही दिखाई देता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण द्वारा उगाया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से देखिएगा F1 पीढ़ी लंबे पौधे की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से एक चौथाई संतति बौने थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेष लक्षणों की वंशगति है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा आनुवंशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन को जो है कि जीन कहलाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए छोटा सा चैप्टर है, लेकिन प्रश्न इनसे बन जाता है, तो जो है कि आप इसको बना नहीं पाते हैं। और यहाँ से देखिएगा प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रकृतियां होती हैं, जिसमें एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका युग्मज में जाता है। तो ये मैं उसको नीचे बताऊंगा। और यहाँ से देखिएगा लिंग का निर्धारण, तो यहाँ पे देखिएगा लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो और इसमें देखिएगा इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचन अंडे युग्मनज के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। संतति नर होगा या मादा। और जैसे कि घोंघे में जो है कि क्या होता है, तो घोंघे में देखिए कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। तो ये प्रश्न बनता है कि मानव में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो आनुवंशिक के आधार पर होता है। देखिएगा दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीव की इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की। तो देखिएगा
घोंघे में लिंग जो है कि आनुवंशिक नहीं है, ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या जो है कि 22 जोड़ी है। किसकी 22 जोड़ी है? तो ये अ, मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्मनज जिसमें लिंग सूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्मन दोनों में एक्स कहलाता है, लेकिन पुरुष में जो है कि नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र एक्स का होता है और दूसरा गुणसूत्र जो है कि वाई का होता है। स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र और पुरुष में जो है कि एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अब जो है कि यहाँ से मैं आपको जो है कि बता दूं, यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, स्त्री में क्या होता है? तो स्त्री में जो है कि होता है एक्स एक्स गुणसूत्र, ठीक है। और पुरुष में क्या होता है? पुरुष में जो है कि एक यक्स होता है और एक वाई होता है। तो स्त्री में तो देखिएगा दोनों एक्स ही है, और इसमें स्त्री का एक्स और पुरुष का जो है कि एक्स यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे लड़की, ठीक है, लड़की होगी। और यहाँ पे देखिएगा इसका इसका जो है कि वाई मिलेगा, और इसका जो है कि अ, इसका वाई, इसका यक्स, दोनों का यक्स है, और इसका यक्स और इसका जो है कि वाई यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे लड़का होगा। तो ये जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देखिएगा, सभी बच्चे, व लड़का हो या लड़की, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, यानी कि अपनी माता से वो जो है कि किसी भी हर हाल में एक से ही गुणसूत्र प्राप्त करेगा, ठीक है। और बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। अगर देखिए पिता से अगर वाई गुणसूत्र होगा तो लड़का, और यक्स गुणसूत्र होगा तो लड़की। जिस बच्चों को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशागत हुआ हुआ लड़का। तो यही मैं जो है कि आपको ऊपर बताया था। और ये देखिए, जनन के उस समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं, ठीक है। और इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। और लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मैंने ऊपर बताया था। और यहाँ से देखिए, विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, संतति में नए संयोग उत्पन्न करते हैं। और यहाँ से देखिएगा, विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण के कारण भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र एक्स लड़कियों के लिए और वाई गुणसूत्र जो है कि लड़कों के लिए। तो यही है, 2-3 फैक्ट हैं। आनुवंशिक पदार्थ कौन से होते हैं? तो आनुवंशिक आपका चैप्टर भी है 8वां। और आनुवंशिक से जो है कि पहला प्रश्न हमारा क्या है, जो कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा, आनुवंशिक पदार्थ जो है कि आपका डीएनए है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो डीएनए जो है कि आनुवंशिक पदार्थ है, याद रखिएगा। और यहाँ से दूसरा प्रश्न हमारा, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो देखिएगा, आनुवंशिकता की इकाई जीन है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा आगे, और यहाँ से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो ये भी प्रश्न बनता है। और जो है कि आपके 8वें चैप्टर में जो है कि मेंडल के प्रयोगों को भी दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो वो मटर को चुने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा। और देखिएगा, लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है? ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी जो होती है, ये जो है कि लंबी होती है। सभी पौधे लंबे हो जाते हैं, यही जो है कि इसका जो है कि कारण था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा, ये जो है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ये लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाए थे। तो F1 पीढ़ी के जो पौधे थे वो जो है कि सभी लंबे हो गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न,
गुणसूत्र किसके बने होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जो है कि किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है कि डीएनए और जो है कि प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो है कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है कि दोनों, यानी कि गुणसूत्र हमको, हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों ऑप्शंस को आप याद रखिएगा। और देखिएगा यहाँ से, हाँ, स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र होते हैं, यानी कि स्त्रियों में जो है कि कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो स्त्रियों में जो है कि एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है। और बात करेंगे जो है कि पुरुषों में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो ये पुरुष में होते हैं एक्स और वाई, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा, बेसिक है और एग्ज़ाम में आपके एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर में भी दिया गया है और इसलिए यहाँ पर एमसीक्यूज बनाया गया है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, तो देखिएगा शुक्राणु और अंडाणु का जो है कि संलयन कहलाता है निषेचन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ये निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, यानी कि जो हीमोफीलिया है वो एक आनुवंशिक विकार है और वो क्या उत्पन्न करता है। तो देखिएगा, हीमोफीलिया जो है कि ये जो है कि रक्त का स्कंदन न होना उत्पन्न करता है। जब जो है कि हीमोफीलिया जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो रक्त का जो है कि जो बहाव होता है वो रुकता नहीं है और रक्त का स्कंदन न होना, यही जो है कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न जो है कि आपके जो है कि कैसे पूछा गया था। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो जो है कि इसमें जो है कि देखिए, वर्णांधता एक जो है कि आनुवांशिक बीमारी है और यह कहा जा रहा है कि एक वर्णांध, जिसको वर्णांध ये रोग हुआ है, पुरुष जो है कि एक सामान्य महिला से विवाह करता है, यानी कि पुरुष को वर्णांध की बीमारी है और वो एक जो है कि सामान्य महिला, यानी कि सामान्य का मतलब उसको वर्णांध नहीं है, उससे विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे। तो ये जो है कि वर्णांधता के लक्षण जो है कि पुत्रियों के और पुत्रों में उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 11 नंबर का प्रश्न देखिएगा, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, यानी कि वर्णांधता जब वर्णांध ये रोग है और ये जब रोग हो जाता है तो व्यक्ति किन रंगों में जो है कि भेद नहीं कर पाता है, तो ये जो है कि लाल और हरे रंगों में भेद नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, ये जो है कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो हमारे शरीर में जो है कि आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। तो जीन जो है कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से देखिएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो मनुष्य में जो है कि लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो जो है कि पुरुषों के क्रोमोसोम पर। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा देखिएगा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो यहाँ